चाहिए मैं हूँ।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं नमाज से वापस आ गया हूँ। आप बता दें, नमाज से वापस आ गए आप लोग? ओके, अभी मुझे मुबश्शिर का रिप्लाई आया है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे अभी नमाज़ पढ़ रहे हो। हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी नमाज का जो टाइम है, अभी अज़ान जो है वो तकरीबन 7 बजे के आसपास ही हो रही है, तो इसलिए अब हम क्लास जो है वो नमाज के बाद ही शुरू करेंगे। ठीक है ना, वरना क्लास के एंड में फिर टाइम बहुत डिले हो जाएगा। तो अभी हो सकता है कि कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम उनका 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। ठीक है मुबश्शिर, हम 2 मिनट वेट करते हैं। हाँ भाई, आप लोग नमाज पढ़ के वापस आ गए? बेटा जरा रिप्लाई कर दें, आर यू बैक? हाँ भाई, हम क्लास स्टार्ट करें। नमाज पढ़ के वापस आ गए लोग? बोलो भाई। मुझे एक जवाब आ गया, अम्मार का आ गया, हुज़ैफा, शब्बीर, ठीक है, मुबश्शिर मौजूद हैं। और बताएं भाई, और कौन कौन वापस आ गया है? मैं वेट कर रहा हूँ लोगों के वापस आने का भाई। अच्छा जी, बाकर हुसैन वापस आ गए हैं, ठीक है। और 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट और ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं।
हाँ भाई, और कौन कौन वापस आ गया भाई? वेट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के वापस आने का। कौन कौन लोग नमाज पढ़ के वापस आ गए भाई? बाकर, हुजैफा, अम्मार, मुबश्शिर, इनके अलावा बाकी लोग मुझे बताएं। अच्छा जी, अहमद नदीम आ गए, ठीक है। और बता दें भाई। शायान वापस आ गए, ठीक है। 10 मिनट काफी होते हैं यार, 10 मिनट में वापस आ जाना चाहिए। मोहम्मद समन, समन ही लिखा है मेरा ख्याल है ना, ठीक है, ये वापस आ गए। मोहम्मद सन्नान लिखा है मेरे ख्याल से, ठीक है। और भाई और कौन है? ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आज की क्लास हमारी की जो स्लाइड लगी हुई है यहाँ से स्टार्ट होगी। हम पिछली टाइम पर क्या कर रहे थे, डायमेंशंस का टॉपिक कर रहे थे, चैप्टर 1, और डायमेंशंस निकाल रहे थे हम क्वांटिटीज की। तो अब हम पहुंच गए एंगुलर वेलोसिटी पे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है। अब देखें, इसमें एंगुलर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है, जरा पहले इसको समझ लें कि जैसा कि आपको पता है और अभी फर्स्ट ईयर में भी आएगा अगले चैप्टर्स में, कि अगर कोई बॉडी सर्किल में मूव कर रही हो, फर्स्ट कर लें ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर है, ठीक है जी। और अभी कोई बॉडी यहाँ पर है, ये पॉइंट ए है और ये इसका रेडियस है। तो अगर ये बॉडी सर्किल पर ऐसे चलते चलते थोड़ा आगे पहुंच जाए, यहाँ आ गई, पॉइंट ए से बी पे पहुंच गई, यहाँ से देखेंगे तो ये भी रेडियस भी होगा। तो ये जब बॉडी ए से बी ऐसे जाएगी यहाँ पे, तो इसके यहाँ जाने से यहाँ पर एक एंगल डेवलप होगा थीटा। ये जो एंगल डेवलप होगा थीटा, इसको बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ऐसी बॉडीज जो सर्किल पे मूव करती हैं, इनकी मोशन को एंगुलर मोशन कहते हैं। तो अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन कर रही हो और सर्कुलर ट्रैक में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चली जाए, तो सर्किल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, सेंट्रल एंगल थीटा, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, डेफिनेटली इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, तो अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। और ये जो मैंने लिखा है, ये देखने में आपको W लगता है, लेकिन इसको बोलते हैं ओमेगा। ये लैटिन है, इसको बोलते हैं ओमेगा। जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे तो W की तरह ही, लेकिन ये W नहीं है, ये है ओमेगा। तो ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो थीटा अपॉन टी के इक्वल होती है। तो जब हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन टी। ये मैंने आपको इसका बैकग्राउंड बता दिया। अब जब आप इसमें यूनिट रखेंगे तो आपको पता है कि थीटा की तो कोई यूनिट नहीं होती, वो तो एक नंबर होता है कि थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री। तो इसलिए थीटा की जगह तो 1 आ गया, और टाइम किसमें हो गया, सेकंड में। अब जब आप डायमेंशन रखेंगे तो सेकंड की डायमेंशन क्या हो गई, टाइम, यानी डायमेंशन हो गई टी। तो ये आया है 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी से आप टी को ऊपर ले जाएं तो टी की पावर -1 हो जाएगी। तो डायमेंशन है इसकी टी की पावर -1, और चूंकि इसमें मास और लेंथ नहीं आ रहा, तो हम m की पावर 0 और l की पावर 0 लगा के मेंशन करेंगे, जिससे ये शो होगा कि मास और लेंथ इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो जो डायमेंशन होगी एंगुलर वेलोसिटी की, वो m0 l0 t इनवर्स होगी, ठीक है जी। अच्छा, जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालेंगे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मार दिया है कि जैसे देखें, नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो होता है अल्फा। तो अल्फा के लिए एंगुलर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, यानी ओमेगा को टी से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसको हम मेंशन करते हैं अल्फा से, और वो ओमेगा अपॉन टी होता है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट ये मार दिया है कि ओमेगा की जो डायमेंशन है वो मैंने यहाँ पे ऊपर से उठा के रख दी है, लेकिन मैं आपको ये पूरा करके बता देता हूँ कि करना कैसे है। देखो, इसको ऐसे करना है कि अल्फा जो है, जरा यहाँ समझ ले, अल्फा जो है वो होगा, ये मैं आपको इसका बता रहा हूँ, अल्फा जो होगा ये होगा ओमेगा अपॉन टी, ठीक है जी, ओमेगा अपॉन टी होगा। और ओमेगा आप खुद समझ सकते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल है, ओमेगा थीटा अपॉन टी के इक्वल है। तो ऊपर ओमेगा की जगह पे आ जाएगा, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा थीटा अपॉन टी, और नीचे डिवाइडेड बाय टी है, ठीक है जी, इस तरह ही। अब आप यहाँ पे रखेंगे जब यूनिट, तो थीटा अपॉन टी, वही बात कि थीटा की यूनिट तो हो गई 1, मतलब कोई यूनिट नहीं है, और टाइम की सेकंड, और डिवाइडेड बाय नीचे एक और टाइम है वो भी सेकंड, ठीक है जी। अब इसके बाद आप यहाँ पे रखें इसकी डायमेंशन,
तो ऊपर आ गया 1/t, 1/t आ गया, और फर्दर नीचे सेकेंड है वो t आ गया। अब नीचे वाले t को आप ऊपर ले जाएं तो ऊपर है 1/t, और नीचे वाले t को आप ऊपर ले गए तो वो ऊपर जाके हो गया 1/t, इन्वर्ट हो गया। तो इस तरह जो डायमेंशन इसकी आई वो आई 1/t², 1/t² आई। अब आप 1/t² से t² को ऊपर ले जाएं, तो t² को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 होगी, और मास और लेंथ इसमें नहीं आ रहा, तो m की पावर 0 हो जाएगी और l की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये डायमेंशन होगी अल्फा की। ये मैंने आपको पूरा करके बता दिया, स्लाइड पर मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट मारा है, तो इसलिए मैंने आपको ये करके बता दिया। ठीक है जी, ये दोनों आप नोट कर ले, फिर लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ भी बताता हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट कर लें। M0 L0 क्यों लिख रहे हैं, फाइज आंसर पूछ रहे हैं यार। ये तो मैं पिछले वीक बहुत तफसील से बता चुका हूँ, आप इतने पिछले वीक क्लास अटेंड नहीं की। पिछली क्लासेस चैप्टर 1 की डायमेंशंस की आपने अटेंड नहीं की। आपके सवाल से मुझे ऐसा लग रहा है, ये बताएं मुझे फाइज आंसर, डायमेंशंस की पिछली क्लासेस आपने अटेंड नहीं की जी फाइज? डायमेंशंस के टॉपिक की पिछली क्लासेस आपने अटेंड की हैं या नहीं की है? की थी, तो फिर ये सवाल आपने कैसे पूछा? मैंने आपको बताया था कि लेंथ, मास और टाइम में जो चीज नहीं आ रही होती उसको आखिरी स्टेप में 0 पावर लगा के लिख देते हैं। अब जैसे इसकी डायमेंशन आई t की पावर -2, तो t की पावर -2 ये बता रही है कि लेंथ और मास अल्फा में नहीं है, तो लेंथ और मास को 0 पावर लगा के शो कर देंगे। तो जी मैं आपने लिस्ट कराई थी, हाँ मकसद वही है ना, तो मैंने तो बताया था ना, तो फिर ये बात आप भूल गए क्या? बताया तो था मैंने कि लेंथ, मास और टाइम में जो चीज नहीं आ रही होती उसको आखिरी स्टेप में 0 पावर लगा के लिख देते हैं। ये मैंने बताया था या नहीं बताया था? भूल गए? बोलो। हाँ भाई फाइज, हाँ तो अब ये याद रखना कि लेंथ, मास और टाइम में, लेंथ, मास और टाइम में जो चीज नहीं आती उसको 0 पावर लगा के लिख देते हैं। अब जैसे मैंने अल्फा निकाल के बताया, तो अल्फा की डायमेंशन आई t की पावर -2, जिसका मतलब है कि अल्फा के अंदर लेंथ और मास का कोई काम नहीं है, तो हमने m की पावर 0 और l की पावर 0 लगा दिया। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस चीज की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। तो m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 0 का मतलब 1, तो दोनों जगह 1 रखेंगे तो वही t की पावर -2 आ जाएगी। लेकिन m की पावर 0 और l की पावर 0 से ये शो हो रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर मास और लेंथ की कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम का काम है। ये मैंने पहले भी बताया। ठीक है, अच्छा। अफान कह रहे हैं ये जो W की तरह लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, इसका नाम है ओमेगा, इसको बोलते हैं ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को लिखने में W की तरह लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। समझ आ गई बात?
अच्छा, बाकर हुसैन कह रहे हैं कि एक मिनट, बल्कि बाकर से पहले किसका मैसेज है? शायान का मैसेज है, सर रेड वाला लिखना है। बेटा वो इस तरह है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, जो मैंने स्लाइड पे काम किया हुआ, वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैंने जो रेड से लिखा है वो मैंने पूरा करके बता दिया है, तो आप वो कर लें तो बेहतर है। वजाहत हुसैन कह रहे हैं कि सर आपने ओमेगा की जगह क्यों लिखा है, वो तो 2 बार। मुझे नहीं समझ आई बात, आप क्या कह रहे हैं? आपने ओमेगा की जगह क्यों क्यों लिखा है, तो टी 2 बार क्यों लिखा? टी 2 बार नहीं समझ आ रहा बेटा, वजाहत मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, बाकर हुसैन कह रहे हैं सर ये जो आपने शॉर्टकट मारा है, हम भी मार सकते हैं या नहीं? वो असल में आप आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, क्योंकि अगर फर्ज करें कि एग्जाम में, मिसाल के तौर पे एग्जाम में एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाए और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों आ जाए, फिर तो शॉर्टकट मार सकते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें एंगुलर एक्सेलरेशन आए और एंगुलर वेलोसिटी नहीं आए, तो फिर डायरेक्ट रखना सही नहीं होगा। अगर दोनों आ जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ एक आ जाए, फिर तो आपको पूरा बताना होगा। समझ गए बाकर? हम्म। वजाहत आपका सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, वरना मैं जवाब दे देता। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ सका। आपने लिखा है कि क्यू का मतलब क्या है? क्यू तो नहीं लिखा मैंने, थीटा लिखा हुआ है, थीटा। ओमेगा जो है वो थीटा अपॉन टी होता है। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी और होती है थीटा अपॉन टी। वो क्यू नहीं लिखा मैंने, वो लिखा है थीटा। ये मैं आपको बना के बताता हूँ, ये मैंने लिखा है थीटा, ये थीटा लिखा है। समझ आ गई बात? बोलो वजात। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। दोनों अगर आपने कर लिया तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ करते हैं, बताइए। बोलो भाई, आगे चलें। ठीक है, तो अब हम लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ करते हैं। अब लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ क्या भाई? ये लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेंथ, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। फर्ज करेंगे आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है जी, ये स्प्रिंग है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। फर्ज कर लें इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल। अब आपने इस पर लगाई कोई फोर्स, और आपने फोर्स लगा के इसको खींच दिया, ये ऐसे हो गया, तो इसकी लेंथ में एक्सटेंशन हो गया। तो ये जो एक्सटेंशन इन लेंथ है, ये होता है डेल्टा एल। तो अगर किसी स्प्रिंग को खींचा जाए, तो खींचने से उसकी लेंथ में जो एक्सटेंशन होता है डेल्टा एल, अगर उसकी रेशियो ले ली जाए ओरिजिनल लेंथ से, एक्सटेंशन इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। अब जब आप इसकी यूनिट रखेंगे, तो जो ओरिजिनल लेंथ है वो भी मीटर में होगी, और जो एक्सटेंशन इन लेंथ है वो भी मीटर में होगी। दोनों चीजें मीटर में होंगी। जब दोनों चीजें मीटर में होंगी और आप डायमेंशन रखेंगे, तो दोनों की डायमेंशन एल आएगी। जब दोनों की डायमेंशन एल आएगी, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब है कि ये डायमेंशन लेस होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। रीजन क्या है? ये रेशो है दो ऐसी चीजों की जिनकी नेचर सेम है। एक्सटेंशन इन लेंथ वो भी लेंथ है, और ओरिजिनल लेंथ वो भी लेंथ है। तो दो ऐसी चीजों की रेशो है जिनकी नेचर सेम है। तो ऐसी चीजों की ना कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है, ऐसी चीजें डायमेंशन लेस होती है। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो इसको भी नोट कर लें आप। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड नोट करें तो हम आगे चलें।
हाँ भाई ये कर लिया हो तो हम आगे मूव करें, कर लिया आप लोगों ने? बोलो भाई, आगे मूव करें? ठीक है भाई आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी सबको पता है भाई, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। जब यूनिट रखेंगे तो मास होगा किलोग्राम में और वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। आप डायमेंशन रखेंगे तो किलोग्राम मास है उसकी डायमेंशन हो गई m, मीटर लेंथ है उसकी डायमेंशन हो गई l, मीटर पे क्यूब है l पे क्यूब आ गया, l क्यूब को ऊपर ले जाएं तो ml इनवर्स क्यूब, और टाइम नहीं आ रहा तो t की पावर 0। तो डेंसिटी की डायमेंशन होगी ml इनवर्स क्यूब t की पावर 0। उसके बाद है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि देखो किसी भी स्प्रिंग पे जब आप फोर्स लगाते हैं, आपने किसी स्प्रिंग पे फोर्स लगाई तो ये ऐसे स्ट्रेच हो गया। अब जब ये स्ट्रेच हुआ, जितना स्ट्रेच हुआ, फॉर एग्जांपल आपने इसको बोल दिया x फॉर एग्जांपल, तो ये जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स होती है ये डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। इसको बोलते हैं हुक्स लॉ, ये मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा। अब जब यहाँ से वेरिएशन हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कांस्टेंट, वो होता है k। ये जो कांस्टेंट है ये कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो x को अगर इधर ले जाए दूसरी साइड पे तो f अपॉन एक्स जो होता है ये k के इक्वल होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो जब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन निकालनी होगी तो फॉर्मूला आपका ये लग जाएगा, ये वाला k इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। फिर f की जगह पर ma आ जाएगा, x वैसे ही मौजूद है। अब जब यूनिट रखेंगे तो मास हो गया किलोग्राम में, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और डिवाइडेड बाय x क्या है? x एक लेंथ है ना कि कितना स्ट्रेच हो रहा है, तो x हो गया मीटर में। अब डायमेंशन रखेंगे, किलोग्राम मास हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर हो गया, और नीचे मीटर है वो एल हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले एल को ऊपर ले जाएं तो वो 1 अपॉन एल हो जाएगा, और ऊपर एम एल अपॉन टी स्क्वायर मौजूद है। ऊपर है एम एल अपॉन टी स्क्वायर और नीचे वाले एल को ऊपर लेगा वो 1 अपॉन एल हो गया, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। इस तरह बचेगा एम अपॉन टी स्क्वायर। तो नीचे से टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो m इंटू टी की पावर -2 हो जाएगी, और लेंथ इसमें नहीं आ रही तो l 0 कर देंगे, तो m l0 टी की पावर -2 ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। अब मुझे जरा रिप्लाई करने, समझ आ गया? बाबर हुसैन कह रहे हैं एक बार x समझा दें। बेटा x जो होता है वो स्ट्रेच जितना स्प्रिंग हुआ है ना, कोई स्प्रिंग अपनी नॉर्मल कंडीशन पे है तो जब आप फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हैं तो जितना वो स्ट्रेच होता है, जितनी लेंथ उसकी बढ़ती है वो x होता है। x वो डिस्टेंस है जितना स्प्रिंग को आपने खींचा है। क्लियर? ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को? ये नोट कर लें। और फाइज कह रहे हैं सर एफ की जगह न्यूटन लिखें तो, भाई मसला ये है कि अगर आप एफ की जगह न्यूटन लिखेंगे तो उसमें डायमेंशन कैसे रखेंगे? क्योंकि न्यूटन में तो आप लेंथ मास टाइम कैसे पुट करेंगे बताएं मुझे। ठीक है ना, तो इसलिए जहां पर भी एफ आता है वहां हम एम ए रख देते हैं, तो एम ए में हमारे लिए डायमेंशन पुट करना पॉसिबल हो जाता है, वरना अगर आप न्यूटन लिखेंगे तो डायमेंशन उसमें कैसे रखेंगे? अच्छा, मोहम्मद अफान कह रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की एक बार फिर रिपीट कर दें। क्यों भाई, वजह? जी अफान, रीजन अभी तो बताया है मैंने। नेट आपका डिस्कनेक्ट हो गया था या कोई और मसला है? मुझे नहीं समझ आया। क्या समझ नहीं आया? स्प्रिंग कांस्टेंट समझ नहीं आया? हाँ भाई, बोले अफान, स्प्रिंग कांस्टेंट समझ नहीं आया? स्प्रिंग कांस्टेंट के बाद, अच्छा यानी उसमें जो पुट किया है फॉर्मूला समझ आ गया उसका? एफ अपॉन एक्स समझ आ गया? जो उसका मैंने फॉर्मूला लगाया वो समझ आ गया?
फॉर्मूले से समझाऊं, यानी फॉर्मूला कैसे आया ये समझाऊं? अच्छा, मैंने ये बताया था कि कोई स्प्रिंग होता है ना, मैंने बताया था कोई स्प्रिंग है, अब आपने इस पे फोर्स लगाई और फोर्स लगा के आपने स्प्रिंग को खींच दिया, ये स्प्रिंग खिंच गया, स्ट्रेच हो गया। अब जितना ये स्ट्रेच हुआ, ये डिस्टेंस, ये होता है x, तो ये फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग उतना ही खिंच जाएगा, जितना F ज्यादा होगा उतना ही x ज्यादा होगा। तो जब यहाँ से ये वेरिएशन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है k। ये जो कांस्टेंट आता है k, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। तो x को दूसरी साइड ले जाएं तो ये फॉर्मूला आता है कि F अपॉन एक्स k के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, ये मैंने लगाया यहाँ पे F अपॉन एक्स। फिर मैंने F की जगह ma रख दिया, F इज इक्वल टू ma होता है, x अपनी जगह मौजूद है। फिर इसमें मैंने यूनिट रख दी, ये ma है, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे x है उसकी यूनिट मीटर हो गई। फिर मैंने इसमें डायमेंशन रख दी, किलोग्राम मास हो गया, ये मीटर जो है ये लेंथ हो गया, डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर जो है वो t स्क्वायर हो गया, और नीचे जो मीटर है वो लेंथ हो गया। अब अगले स्टेप में मैं नीचे वाले l को ऊपर ले गया, तो ऊपर क्या मौजूद है, ml अपॉन टी स्क्वायर, और नीचे वाले l को ऊपर ले गया, वो 1 अपॉन l हो गया। तो ये l से l कैंसिल हो गया, तो ये बचा m अपॉन टी स्क्वायर। फिर टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो m इंटू टी की पावर -2 हो जाएगी, ये इसकी डायमेंशन है। और इसके अंदर लेंथ नहीं आ रहा तो l की पावर 0 लगा के लिख देंगे। अब बताओ समझ आया? बोलो भाई। ठीक है, अब नोट कर लें इसे। पूरी वाला तो नंबर याद सही नहीं करता, ये नहीं आएगा, अगर ओरिजिनल फंसा कर रहा है। सर ईओटी दूसरे काम में नहीं करना, अभी मुझे बताना लगेगा। ये 1 से 4 तक है, 4 मुझे यस और उसके नाम पे सामने साइन आएगा। इसके बाद मैंने असाइनमेंट पर 1 2 3 अभी पहला मुझे पहला मुझे और ठीक है, इसका भी टेस्ट चलिए, उसका टेस्ट का टेस्ट भी यार वो उसका रजिस्टर कर दिया था, फिर इसका दे दिया ना, शेयर करना है मेरे यहाँ शेयर करना है, कैसे शेयर करना है, वो बता दीजिए, शेयर कर दे सर, ये जल्दी करो इसको, ताकि मैं हाँ अभी करो।
हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? आगे चलें। अच्छा, हुजैफा क्या कह रहे हैं, सर डेंसिटी और स्प्रिंग कांस्टेंट की नेचर सेम नहीं है, फिर भी डायमेंशन सेम क्यों है? कहाँ सेम है डायमेंशन यार? डायमेंशन तो सेम नहीं है। डेंसिटी की डायमेंशन आ रही है एम एल की पावर -3 t0। स्प्रिंग कांस्टेंट की डायमेंशन आ रही है एम एल की पावर 0 t की पावर -2। कहाँ सेम है भाई? कैसे सेम हो गई भाई? हुजैफा शब्बीर, हुजैफा शब्बीर, डायमेंशन कहाँ सेम है भाई डेंसिटी और स्प्रिंग कांस्टेंट की? ये और ये कहाँ मिल रहा है? कहाँ सेम है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा भाई, आगे चल रहे हैं अब हम। अब इसके बाद हमारी जो लिस्ट थी उसमें लास्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से चलना पड़ता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आप बखूबी जानते हैं, मैट्रिक में पढ़ा हुआ है आपने। इसको कर लें आप क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जी एम वन एम टू, जी एम वन एम टू इक्वल हो जाएगा एफ आर स्क्वायर के। ठीक है जी। और फिर उसके बाद आप एम वन एम टू को दूसरी साइड ले जाए तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह फॉर्मूला इसका बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। ठीक है जी। और ये जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब इस एफ की जगह आप एम ए रख दें और आर स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है। और नीचे देखिए एम वन एम टू दोनों मासेज हैं। एम वन भी मास है, एम टू भी मास है। तो देखिए ये एक मास इस मास से कैंसिल हो गया। तो जब आपने एफ की जगह एम ए रखा तो उसके अंदर मास आ रहा है और नीचे एम वन एम टू दोनों मासेज हैं। तो दोनों मास में से एक मास ऊपर वाले मास से कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा? ए आर स्क्वायर। और नीचे क्या बचा? एम। अब आप यहाँ पे यूनिट रखें तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आर क्या होता है? दोनों बॉडीज जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उनके दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो वो होगा मीटर में। और आर पे स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो एम है वो मास है। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। अब आप इसमें डायमेंशन रखें। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा? एल अपॉन टी स्क्वायर। और ये मीटर स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर। और नीचे किलोग्राम मास है वो एम हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ आ जाए। अब आप देखें ऊपर क्या है? एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। एल अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। और नीचे से एम ऊपर गया तो ये वन अपॉन एम हो गया। ठीक है जी। अब आप मल्टीप्लाई करें, ये एल इस एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ एल क्यूब आएगा। और टी स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई हुआ, टी स्क्वायर एम आ गया। फिर टी स्क्वायर एम को ऊपर ले जाए तो टी की पावर -2 हो गई। ठीक है जी। और एम ऊपर गया, एम की पावर -1 हो गई। और ऊपर एल क्यूब मौजूद है। तो ये इस तरह इसकी डायमेंशन आएगी। ठीक है, इसे नोट कर लें।
हाँ भाई, नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है भाई, आगे चलें। अच्छा देखिए, अब इसमें एक बात ये समझिए कि डायमेंशन में एक काम एग्जाम में और भी एक तरह से सवाल आता है। भाई फाइज क्या हो गया यार, अब वापस जाऊं मैं? सर M1 M2 में क्या फर्क है? M1 M2 दोनों बॉडीज के मासेस हैं, दोनों मासेस हैं। M1 पहली बॉडी का मास है, M2 दूसरी बॉडी का मास है। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन में एग्जाम में सवाल इस तरह से भी आता है कि आपसे कहते हैं कि जी, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। कि भाई किसी इक्वेशन के बारे में आपको बोला कि भाई मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब आपसे किसी इक्वेशन के बारे में कहा कि यार ये फाइज क्या कह रहा है, तो मैं कौन सा m है, M1 या M2? यार आप क्या कह रहे हो, मेरी बात ही समझ नहीं आ रही। भाई M1 M2 दोनों बॉडीज के मासेज हैं, तो दोनों की जगह m आएगा। M1 की जगह भी m आएगा, M2 की जगह भी m आएगा। ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए। अब F इज इक्वल टू एम ए कहां से आ गया भाई? F इज इक्वल टू एम ए में M1 है या M2? भाई F इज इक्वल टू एम ए में तो m है, और M1 और M2 जो है वो दोनों भी m है। ग्रेविटेशनल लॉ मैट्रिक में पढ़ के आए हो ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो दो बॉडीज होती हैं जिनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, पहली बॉडी का मास M1 होता है, दूसरी बॉडी का M2 होता है। तो वो तो 1 और 2 से पहचान के लिए है तो दोनों मासेस ना। तो M1 और M2 दोनों m है, और F इज इक्वल टू एम ए में भी m है, तो m से m कैंसिल हो गया। समझ आ गई बात? बोलो भाई। हाँ भाई। अच्छा, हम अपनी बात पे वापस आते हैं कि अब अगर आपसे किसी इक्वेशन के बारे में कहा जाए, मिसाल के तौर पे आपको बोला कि प्रूव दैट फॉलोइंग इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो देखो, जब भी आपसे किसी इक्वेशन के लिए कहा जाएगा कि आप प्रूव करें कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका तरीका बड़ा आसान होगा। आप क्या करेंगे कि इक्वेशन लेंगे और इक्वेशन की दोनों साइड्स पर, यार ये फाइज क्या कह रहे हो? नो सर, कैंसिल करते वक्त तो वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। अरे यार भाई, मैं वापस चला जाता हूँ। मेरे भाई इधर देख लो, जरा समझ लो, बात समझो। भाई बात ये है कि आप जो कैंसिल कर रहे हैं ना, देखो F इज इक्वल टू एम ए में जो m है वो बॉडी का मास है, और ये जो दोनों बॉडीज है M1 और M2, जब आप डायमेंशन निकालते हैं तो आप तो नेचर देखते हैं ना भाई। M1 बॉडी का मास है, बॉडी ए का मास है, M2 दूसरी बॉडी का मास है, तो हमने मास को मास से कैंसिल किया है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि हम m को M1 से कैंसिल कर रहे हैं। भाई हम तो नेचर देखते हैं ना, डायमेंशन में नेचर देखते हैं। M1 और M2 दोनों मासेस हैं, तो दोनों m है, दोनों बॉडीज के मास है, और F इज इक्वल टू एम ए में m भी मास है, तो हमने मास को मास से कैंसिल किया है। अब ये कोई न्यूमेरिकल तो हो नहीं रहा कि ऊपर 5 kg है और नीचे 7 kg है, तो हम 7 के से 5 से कैंसिल करें। ये तो हम नेचर देख रहे हैं। तो हमने इन दोनों m की जगह पे M1 M2 की जगह पे बोला कि भाई ये दोनों मासेस हैं, और F इज इक्वल टू एम ए में m भी मास है, तो हमने मास को मास से कैंसिल किया। अभी बात समझ आ गई आपको? बोले भाई। ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपसे किसी इक्वेशन के बारे में कहा जाए कि भाई आप चेक करें कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो आप क्या करेंगे कि उस इक्वेशन की दोनों साइड पर यूनिट्स रखेंगे, और फिर दोनों साइड्स पे डायमेंशन रखेंगे, और फिर लास्ट में आपकी दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब देखिए हमने क्या किया, पुट यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए दोनों साइड पर हमने यूनिट्स रखी। अब वेलोसिटी चाहे Vf हो या Vi हो, यूनिट तो उसकी मीटर पर सेकंड होती है, तो Vf की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और जो Vi है इनिशियल वेलोसिटी, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। फिर एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम की क्या होगी? सेकंड। ये हमने यूनिट्स रख दी। फिर यूनिट्स रखने के बाद अब हम दोनों साइड पर डायमेंशन रख देंगे। अब हमने दोनों साइड पर डायमेंशन रखी, तो देखें ये मीटर पर सेकंड है, ये L/T हो गया। ये मीटर पर सेकंड है, ये L/T हो गया। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये L/T स्क्वायर हो गया। और ये सेकंड है, ये t हो गया। तो ये t स्क्वायर से एक t क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास लेफ्ट पे क्या बचा? L/T बचा, और राइट पर L/T बचा,
और प्लस एक और एल अपॉन टी बचा, क्योंकि ये टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, तो ये एल अपॉन टी। तो इस तरह आपके पास एल अपॉन टी लेफ्ट में बच गया और राइट पर आपके पास एल अपॉन टी प्लस एल अपॉन टी बच गया। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो एल अपॉन टी प्लस एल अपॉन टी क्या हो गया, 2 एल अपॉन टी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है इग्नोर द मल्टीप्लाइंग नंबर। अब ये बात याद रखिएगा कि डायमेंशन में कोई भी ऐसा नंबर जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से मल्टीप्लाई हो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी की नेचर को चेंज नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे लिखा है एल, अब एल क्या है, एक लेंथ है। अगर आप इसे 2L कर दो या 3L कर दो तो इसकी नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी भी लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो तो वो लेंथ ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कोई लेंथ है 5 मीटर, फर्ज कर लो कोई लेंथ है 5 मीटर। अब आपने किया 2L, तो अगर आपने 2L किया तो इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 मीटर से, तो ये आ गया 10 मीटर। अब क्या हुआ, नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 मीटर भी एक लेंथ है, 10 मीटर भी एक लेंथ है। तो इसलिए कोई भी ऐसा नंबर 2 हो 3 हो कोई सा भी नंबर हो जो किसी भी डायमेंशन से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड भी होगा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसे इग्नोर कर देंगे। जब हम इसे इग्नोर कर देंगे तो दोनों साइड पर एल अपॉन टी, लेफ्ट में भी एल अपॉन टी और राइट में भी एल अपॉन टी, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हम कहेंगे कि हैज द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ आ गई आप लोगों को बात? हाँ जी, रिप्लाई करें जरा, बोलो भाई, समझ आ गया? हाँ जी, ठीक है, चले नोट कर लें इसको, नोट करें भाई फटाफट। वाइस कह रहा है जी सर, बट ये थोड़ा सा जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ कैसी हो गई भाई? मैंने तो आपको लॉजिक बताई है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उस नंबर को हम इग्नोर कर देंगे। अब जैसे लेंथ को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो चेंज थोड़ी हो जाएगी, वो तो लेंथ ही रहेगी। तो इसलिए जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। ये जुगाड़ नहीं है, ये मेथड है करने का। दिस इज द मेथड। समझ आई बात आपको?
हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने? ठीक है जी, ये कर लिया तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट। इसके आगे से इंशाल्लाह कल करेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। और कल भी देखें, ये बात ज़हन में रखें, तमाम बच्चे ये सुन लें कि क्लास जो है वो 7 बजे टाइम है, लेकिन अभी मगरिब का जो अजान का टाइम है वो 7 बजे के आसपास ही हो गया है। 7 बजने में 2 या 3 मिनट में अजान होती है, तो इसलिए क्लास हमारी 7 बजे नमाज का ब्रेक होगा और 7:05 पे क्लास स्टार्ट होगी। तो तमाम स्टूडेंट्स ये बात सुन लें कि कल क्लास 7:05 पे स्टार्ट होगी नमाज के ब्रेक के बाद। 7 बजने में 5 मिनट पे अजान हो जाती है, 4 या 5, 7 बजने में 4 या 5 मिनट पहले अजान हो जाती है। तो 10 मिनट का ब्रेक है, 7:05 पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। बात समझ आ गई सबको? ओके करें जरा, सबको मेरी बात समझ आ गई? हाँ जी, बोले भाई, समझ आ गया सबको? ठीक है, ओके। ठीक है बेटा, आज की क्लास ऑफ करते हैं क्योंकि टाइम ओवर हो गया। मेरी अगली क्लास का टाइम है, इंशाल्लाह कल हम इक्वेशंस को इनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।